कौन सा लेक्चर है गाइस? दिस इज योर लेक्चर 6 या 7 होगा मेरे ख्याल से। 6 है। 6 है सर। ठीक है, एंड दिस इज बैच 1, दिस इज नाउ बैच 1। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, मान लो, क्या बता रहा था मैं, मान लो हमारे पास ऐसे वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड a है, और एक और वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड a है, और एक और वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड a है। ये तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, 120 120 120। तो इनका सम कितना आएगा गाइस? 0 आएगा। ये मैंने करके दिखाया था, ये वाला तो करके दिखाया था। मैंने कहा था भाई दो एक्सिस ले लो, इधर a हो गया, ये वाला एंगल ऐसे ले लिया, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, a cos 60 हो जाएगा a/2, a cos 60 हो जाएगा a/2, a sin 60 हो जाएगा √3 a/2। बोलो हाँ। और a sin 60 हो जाएगा √3 a/2, और सबका सम हो जाएगा 0। गॉट इट? x में भी कट गया, y में भी कट गया। यस सर। लिख लो, फिर से लिख लो यार, जितनी बार कराया जाए उतनी बार अच्छा है या नहीं है? कुछ को अगर नहीं आता होगा अब आ गया, कुछ भूल गए थे अब याद हो गया। एवरीबॉडी गॉट इट? यस यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। गुड। अब जैसे ये हो गया, मान लो 4 वेक्टर होते और इक्वली इंक्लाइंड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे हो जाता 90 90? ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है 0 होगा। हाँ या ना? अब इसका मतलब तुम कहोगे हमेशा हमेशा ट्रू है ये चीज, पता है क्योंकि ये एक्चुअली क्या हो जाता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाली बात हो गई। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो जो लास्ट वेक्टर अगर मैं उल्टा बना दूं, तो ये अगर वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, और ये वेक्टर d है। तो बेटा जो ये, और ये सारे सीक्वेंस में, तो जो ये उल्टा है ना, ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d का सम होता है। ये हो सकता है, मैंने पता नहीं कराया है नहीं कराया, शायद कुछ कराया था सर। कराया सर आपने। बैच 2 को नहीं कराया था, नहीं कराया था। बोलो हाँ। पॉलीगन लॉ नहीं कराया था ना गाइस? नो सर। तो लिख लो ना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तुम कहोगे ये प्रूव कैसे हुआ? प्रूफ तो मैं एक लाइन में कर दूंगा। ये वाला वेक्टर बनाऊं बेटा अदिति, मैं कह सकता हूं ये a प्लस बी है। अब इस ट्राइंगल में देखूं तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। बोलो हाँ। तो फिर ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। यस अदिति, Yes, हर्षिता, अथर्व, जो सेकंड ग्रुप से आए हैं, भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सर। यस सर। पक्का? यस सर। इसका मतलब अगर हमारे पास सीक्वेंस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, सीक्वेंस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और इन सब से एक उल्टा वेक्टर बना दूं पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड पे, क्या मैं ये कह सकता हूं ये सम ऑफ ऑल हो जाएगा? यस तो हाँ, डू यू एग्री विद दैट और नॉट? यस। ये डायग्राम बना के लिख लो, एंड इसका नाम क्या हो जाता है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलेगा? यस। यस सर। लिख लो तो बता देना। यस सर। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से सोचा जाए।
मान लो ट्राइंगल लॉ देखा जाए तो ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, ये वाला वेक्टर दोनों का सम होता था ना। ये अगर ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये वाला वेक्टर ए प्लस बी होता था। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. अगर इसको मैं हाँ। ऐसे बोलूं कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है और तीसरा वेक्टर ऐसे है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, क्या मैं प्रूव कर सकता हूं कि तीनों का सम 0 होगा? बच्चे कहेंगे कैसे प्रूव करोगे इसे? प्रूव करो इसे कि ये तीनों का सम 0 होगा। सीक्वेंस में अगर हमने पूरे चक्कर काट लिया और वापस आ गया तो ये सबका सम 0 होता है। मैंने कहा इसका उल्टा कर दूं तो ये कितना होगा? -c, और ये लिख सकता हूं -c इज टेक्निकली a प्लस बी। बोलो हाँ, प्रूव हो गया नहीं हो गया? Yes, sir. है तुम्हें पता है ये बोर्ड के 12th क्लास के बोर्ड के पेपर में आया था 1 मार्क्स क्वेश्चन सीबीएसई में, जो कि हमने 12th का वेट नहीं किया, फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन में करा दिया। बोलो हाँ। Yes. तुच्चा सा प्रूफ है। मैंने कहा ट्राइंगल लॉ में ए और बी का जो सम होता था वो काले वाला वेक्टर है, वो -c हो जाएगा, तो -c इज a प्लस बी, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज 0। बोलो हाँ। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब अगर मैं लिख लो तो बता देना। Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes. अगर मैं सीक्वेंस में ट्राइंगल में मैंने ऐसे वेक्टर बना दिए तो इन सब का सम क्या होता है? 0। ये आई थिंक मॉड्यूल में भी लिखा हुआ था कि अगर मैं एक ट्राइंगल में एक Yes, sir. तीनों वेक्टर्स को फिट कर दूं सीक्वेंस में तो सबका सम 0 होता है। लिखा था कहीं ना कहीं। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ट्राइंगल की जगह 4 ले लूं, ऐसे ले लूं, इनका सम भी क्या हो जाएगा? 0. 0। तो कई बार लोग पॉलीगन लॉ उसे नहीं बोलते जो मैंने बोला। वो जानते हो पॉलीगन लॉ किसको बोलते हैं? कि अगर मैंने एक पॉलीगन बना दिया और इन सब का सम क्या हो जाएगा? 0। 0. ठीक है कि नहीं है? अब तुम ये बोलो कि अगर ये इक्वली इंक्लाइंड वाली बात कर रहे थे, इक्वली इंक्लाइंड वाली बात कर रहे थे कि जैसे 4 बनाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक स्क्वायर बन जाएगा? इनसे चाहे तो बना सकते हैं स्क्वायर। हाँ सर, Yes. बन जाएगा। तो स्क्वायर बन जाएगा और ऐसे वाला, और सम क्या हो जाएगा? 0। गॉट इट और नॉट? इक्वली इंक्लाइंड है। अगर Yes, कोई sir. कह रहा होता कि अगर हमने इक्वली इंक्लाइंड 5 वेक्टर ले लिए, हाँ या ना, इक्वली इंक्लाइंड है, तो मैं इससे पेंटागन बना सकता हूं, रेगुलर पेंटागन। Yes. गॉट इट? तो सम क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो इनफैक्ट हमेशा ट्रू होगा। अगर तुमने 6 वेक्टर ले लिए सीक्वेंस में तो रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। सीक्वेंस में लेना जरूरी है। इनका सम क्या हो जाएगा? 0। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. कॉन्फिडेंस आया? भाग गया? आ गया? एक और चीज मैं बता दूं, हो सकता है मैंने पहले ना कराई हो, अब देख लो। हो सकता है पहले ना कराई हो, अब कर लो। सपोज करो ए वेक्टर है, ये सबने लिख लिया था नहीं लिख लिया था? इसे कहते हैं, लिख लिया था सर। इसे कहते Yes, हैं टॉपिक पे हम क्या दे रहे हैं? फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? Finishing touch. फिनिशिंग टच दे रहे हैं कि यार ठीक है यार, छोटी छोटी चीजें जो जो क्रैक से छूट जाती है ना, उनको खत्म कर रहे हैं कि यार देखो ये भी नहीं छूटना चाहिए। मान लो 3 एक्सिस में देखा जाए तो वेक्टर को लिखना चाहिए ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये 3 डायमेंशन में हो गया। व्हाट इज k कैप? अगर हम 3D में देखें तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई। ये z एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है, ध्यान रखना, ये आउट ऑफ Yes. प्लेन है।
आउट ऑफ प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है Yes. कि भैया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बोलो हाँ, प्लेन Yes. से बाहर। तो हम Yes, ये sir. कहेंगे तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर हो गया K के cap. कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैंने 2D वाला कराया था, 3D वाले में हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। चलेगा हाँ सर. एवरीबॉडी? अदिति समझ में आया? Yes. एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर, उसका अंडर द रूट लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। एंड दैट ए वेक्टर इज अ 3D वेक्टर। वो आई कैप में भी है कुछ उसका, वाई कैप में भी है कुछ उसका, जेड कैप में भी है कुछ उसका, हाँ या ना? एक्स एक्सिस में भी कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में भी कंपोनेंट है, जेड एक्सिस में भी कंपोनेंट है। किस किस को ये बात समझ में आई है? Yes. Yes. Yes, sir. इसको अगर मैं कहूं तो ऐसे कह सकते हैं, लिख लिया था सबने? Yes. Yes, sir. इसको मैं चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और हमने कह दिया एक जस्ट फॉर द फन ऑफ इट ऐसे बना दिया। गॉट इट? और हमने कहा टेक्निकली ए वेक्टर ऐसे है। कैसे है ए वेक्टर? ये ए वेक्टर है, चलेगा? उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, तो ये वाली लेंथ ए एक्स है। उसका वाई कंपोनेंट ए वाई है, ये वाली लेंथ ए वाई है। और जेड कंपोनेंट ए जेड है, ये ए जेड है, ये ए एक्स है। किस किस को ये समझ में आया? 3D है ये। अब तुम कहोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आप कह रहे हो ए वेक्टर इज टेक्निकली ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। भाई 2D में तो सोचना आसान था, 2D में तो सोचना आसान था कि ए वेक्टर वाज ए एक्स आई कैप, तो ये ए एक्स हो गया, ए वाई जे कैप, तो ये लेंथ कितनी हो गई? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें 3D में सोचना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा। ये कह सकता हूं ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हो जाएगी ए जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट। बोलो हाँ। Yes. हाँ हाँ, ये ए एक्स है, ये ए जेड है। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन से वाला ट्राइंगल देखोगे गाइस? ये वाला ट्राइंगल। ये 90 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये 90 होगा ना? Yes, sir. ये 90 होगा तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये लेंथ कितनी है? ए वाई। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर Plus. रूट का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बोलो Yes. हाँ। बना ये या नहीं बना जो बनाना था हमें मैग्नीट्यूड? Yes, sir. वो cancel हो गया. किस किस को समझ में आ रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो गया। एवरीबॉडी? थोड़ा सा टफ हो गया ये, आसान नहीं था। और समझ में नहीं भी आया तो निकालना तो आगे नहीं आ गया? समझ में नहीं भी आया तो निकालना आया कि नहीं आया तुम्हें? क्या निकालना आ गया? ए वेक्टर है मान लो -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। मैं क्या लिख सकता हूं? ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हर्षिता? ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलो हाँ। किस किस को समझ में आया है? आगे सर. तो रूट 14 हो गया।
किस किस को समझ में आ गया? ए मैग्नीट्यूड रूट 14 हो गया। आगे अच्छा, मैं समझ। तो ऐसे लिखना आ गया ना। और एक और चीज याद रखना, ये लिखना सिखाया था मैंने, ए वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। यस सर लिखा गया। तो Yes, sir, सिखाया ए कैप को लिख सकता हूं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किस किस को समझ में आया? आगे समझ सर। तो मैं तो ए सर कैप ये यहां से ए कैप वेक्टर लिख के दिखाओ कितना आएगा। ये आएगा -2i प्लस 3j माइनस के अपॉन रूट 14। समझे कि नहीं समझे? यस सर नहीं समझ Yes, में आया sir. ना? आ गया? समझ आ गया सर। आ गया। आसान तो नहीं है, मतलब पहली बार अगर कोई देख रहा हो तो डर जाएगी ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन चीजें अगर आसान होती तो मैं पढ़ा रहा होता क्या? बोलो, या तुम पढ़ रहे होते? मेरे पास आसान चीज के लिए आए हो क्या? खुद बताओ। आसान तो स्कूल टीचर भी पढ़ा देगा। गाइस ये करो, सॉल्व करो। क्या करोगे? सॉल्व करो, सॉल्व। सर हो गया। ऑप्शन सी है सर। हो गया सर सी। Yes, ऑप्शन yes. सी है। नहीं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ जो जिन्होंने नहीं किया हुआ था। ये शायद कुछ किसी बैच में शायद थोड़ा बहुत करा दिया था और दूसरे वाले में नहीं कराया था। गाइस तुम लोगों से हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट वाइट में हो गया सर। Yes, sir. पक्का हो गया भाई? इसके अंदर एवरीबॉडी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया √2। और मैंने कहा ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हो गया i प्लस जे बाय √2। एवरीबॉडी गॉट इट? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. भाई ये क्या कह रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो हमने क्या कहा था, एक्स एक्सिस में अलग ऐड हो जाएगा, वाई एक्सिस में अलग ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 9i कैप प्लस 11j कैप। बोलो हाँ। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √81 प्लस 121। ये हो गया। बोलो हाँ। यस सर। और अगर इसने ये कह Yes, दिया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसने कहा जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे ना उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो मैं क्या बोल दूंगा? 9i प्लस 11j डिवाइडेड बाय रूट। 02. बोलो हाँ। यस सर। Yes. ठीक है, ये भी करा दिया। और देख लेते हैं क्वेश्चन। कुछ बचना नहीं चाहिए बस इसमें। हम्म नहीं, और नहीं बचेगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। सपोज करो न्यूटन लॉज पे यहां पर ट्रॉली है। क्या है गाइस? ट्रॉली है। ट्रॉली का मास है 20 kg। चलेगा? Yes, sir. यहां पर ट्रॉली में आमिर खान है। आमिर खान का मास है 60 kg और इसने पकड़ के इसे खींचा हुआ है नीचे।
भाई ये तो मतलब खतरों का खिलाड़ी नहीं बन गया ये बड़ा था आमिर खान। हैं? ये जमीन है, जमीन से हवा में टंगा हुआ है। वाओ यार, सर हल्का नहीं है बंदा। है आमिर खान ट्रॉली से भारी है। आमिर खान ट्रॉली से भारी है तभी खड़ा हो पाएगा, अदरवाइज तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और बोलो, नहीं तो वो ऊपर खिंच जाएगा और वो हवा में उड़ जाएगा, ट्रॉली नीचे गिर जाएगी। ठीक है, उसको छोड़ो। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। चलो ट्रॉली में खड़ा है, ट्रॉली पे से निकल रहा है। अरे ट्रॉली में कैसे खड़ा है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, बहुत दुखी क्या तुम। ये क्वेश्चन है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो ये लो। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो 20 किलो की ट्रॉली नहीं है, 30 किलो की ट्रॉली है 20 किलो की ट्रॉली नहीं है, कितने की है? 30 किलो की ट्रॉली है। अब चलेगा? तुम ट्राई करो, 2 मिनट खुद सोचोगे, अपना दिमाग लगाओ। मैं आता हूं 1 मिनट में। हाँ गाइस, इसके अंदर क्या करना है, किस किस को ये समझ में आ रहा है? जब इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वाह हो गया जोक। ऊपर टेंशन लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे 60G लगेगा। बोलो हाँ। यस सर। किस किस को ये समझ में आया? यस अगर सर। अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि यार इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम में ये नहीं, ये कुछ और होगा, भाई खुद सोचो ना। ऊपर टेंशन लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे 60G लगेगा। तो टेंशन प्लस नॉर्मल इक्वल टू 60G। अब ट्रॉली को देखो, अब ट्रॉली को देखो। ट्रॉली पे ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे 30G और नीचे नॉर्मल भी लगेगा। बोलो हाँ। Yes. इसके इक्विलिब्रियम से इक्वेशन आ जाएगी, T इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस 30G। बोलो हाँ। दोनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2T आ जाएगा 90G। तो टेंशन आ गया 450 न्यूटन। बोलो हाँ। Yes. और फिर नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आ गया 450 माइनस 300, 300 दैट इज 150 न्यूटन। अब ये कह रहा है अगर कोई वेइंग मशीन होती है, तुम्हें पता है वेइंग मशीन mg नहीं नापता, वो नॉर्मल नापता है। बोलो हाँ। यस सर। किस किस को ये पता है या नहीं पता तो मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं। पता है सर। जो वेइंग मशीन होता है ना, वेइंग मशीन होता है, वो क्या नापता है? वो mg नापता है, नॉर्मल नापता है? वो नॉर्मल नापता है यार, mg नहीं नापता है। नॉर्मल नापता है ना। वो नॉर्मल नापता है। तुम खुद देखो, अगर अगर मेरे घर में वेइंग मशीन है और मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया और खड़े होके ऊपर रस्सी पकड़ ली और रस्सी से अपने आप को ऊपर खींचूंगा, तो वेइंग मशीन का जो हमारा वो है वो कम हो जाती है रीडिंग या नहीं हो जाती? बोलो हाँ। होती है Yes. सर। हाँ सर। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका फ्री बॉडी डायग्राम यही तो बनेगा। जैसे जैसे टेंशन बढ़ाऊंगा नॉर्मल कम नहीं होता जाएगा, क्योंकि टेंशन प्लस नॉर्मल इज mg। हाँ या ना? यस Yes, sir. तो जैसे जैसे ऊपर टेंशन लगता जाएगा तो वैसे वैसे नॉर्मल कम होता जाएगा, तो वेइंग मशीन की रीडिंग कम नहीं हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये साइड में दिख लो, वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल, नॉट मास, नॉट mg, इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स। तो कैन आई से इट्स रीडिंग विल बी 150? बोलो हाँ। किस किस को समझ में आया है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, सो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। आगे बढ़े गाइस, एवरीबॉडी? यस Yes, सर। sir. चलो, मैंने कितनी कॉमन फोर्सेस करा दी ये बता दो। मैंने एक कॉमन फोर्स कराई थी mg, एक कॉमन फोर्स कराई थी नॉर्मल फोर्स, एक कॉमन फोर्स कराई थी टेंशन। Yes.
अगली कॉमन फोर्स हो जाएगी, अगली कॉमन फोर्स हो जाएगी Common. क्या? फ्रिक्शन। Friction. अगली कॉमन फोर्स हो जाएगी फ्रिक्शन। देखो हर एक चीज का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, इतना समझना है, बेसिक समझ लेना है। गॉट इट और नॉट? अब फ्रिक्शन कॉमन फोर्स कैसे होती है? मान लो हमारे पास ये जमीन है, मान लो हमारे पास ये जमीन है, और ये कैसी जमीन है? रफ। इसके ऊपर डब्बा रख दिया, इसके ऊपर डब्बा रख दिया, और नीचे रफ है, चलेगा? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पहली बात तो कांटेक्ट फोर्स है, पहली बात तो वो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट होना जरूरी है। एंड इट एक्ट्स पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, इट एक्ट्स पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो देव। एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस। गॉट इट? Yes, sir. और it opposes sliding tendency, it opposes sliding tendency or actual sliding, actual sliding। Yes, sir. ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और Friction लग रहा है। इसकी फ्रिक्शन, इसकी टेंडेंसी हो जाएगी राइट की तरफ, F के कारण स्लाइडिंग टेंडेंसी हो जाएगी टुवर्ड्स राइट। Friction towards you. तो हम कहेंगे फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऐसे लगेगा। Towards you. ये कैसे लग रहा है? अपोज कर रहा है स्लाइडिंग टेंडेंसी को, अपोज कर रहा है स्लाइडिंग टेंडेंसी को। किस किस को ये समझ में आई बात? Yes, sir. और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम ये कह सकते हैं F की वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन के बराबर और नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. बेटा सबने लिख लिया, नहीं लिख लिया? एवरीबॉडी? Yes. sir. ये वाला थोड़ा टफ है, फ्रिक्शन पहले बता रहा हूं, फ्रिक्शन पूरा अभी समझ में आएगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है कि पूरा समझ में नहीं आएगा। कुछ अभी समझ में आएगा, कुछ 2 महीने बाद समझ में आएगा जब मैं दोबारा बताऊंगा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. फ्रिक्शन में दोबारा बताऊंगा, लेकिन कुछ अभी समझ में आएगा, कुछ तब समझ में आएगा जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ के साथ समझाऊंगा ना, तब और समझ में आएगा। गॉट इट? अभी तो इतना बता रहा हूं यार। देखो ऐसा है, फ्रिक्शन कैसे लगता है? स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है या एक्चुअल स्लाइडिंग को अपोज करता है, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. फ्रिक्शन दो Yes, तरह का sir. होता है, फ्रिक्शन 2 तरह का भी होता है। फ्रिक्शन लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रिक्शन, 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख लो, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका लॉजिक ये होता है कि अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही, अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही तो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर स्लाइडिंग हो रही है तो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये डब्बा है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, ये चल तो नहीं रहा, फोर्स लगाई है लेकिन चल तो नहीं रहा ना, No, sir. तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है जमीन से? Static. स्टैटिक। और अगर ये अभी चलने लग गया ऐसे, हाँ या ना, चलने लग गया, एक सेकंड दोबारा दिखाते हैं, ये चलने लग गया, हाँ या ना, तो अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। किस किस को समझ में आई बात? Yes, sir. Okay, Yes, sir.
तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? नो एक्चुअल स्लाइडिंग, नो एक्चुअल स्लाइडिंग, ओनली टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, ओनली टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। समझ में आया? और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब एक्चुअल स्लाइडिंग बिटवीन सरफेसेस हो। मोशन। हाँ, एक्चुअल स्लाइडिंग नहीं यार, एक्चुअली तुम इसीलिए मैंने कहा ना, अगर मैं इसमें टेक्निकल वर्ड यूज करूं, इसलिए मैंने कहा कि पूरा समझ में नहीं आता। अगर मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। टेक्निकल वर्ड होता है, मैंने क्या कहा, इट अपोजिट स्लाइडिंग टेंडेंसी और एक्चुअल स्लाइडिंग। दैट इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड। मैंने कितना मुश्किल से ये शब्द सोचा है मुझे पता है, क्योंकि एक्चुअली होता है रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन एंड एक्चुअल और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब तुम्हें समझ में आएगा रिलेटिव मोशन? नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन कब समझ आएंगे? काइनेमेटिक्स में। बोलो हाँ, गॉट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. इसीलिए तुम कह रहे हो ना, अभी तुमने कहा कि तुम एक्चुअल स्लाइडिंग की जगह तुम कुछ और वर्ड यूज कर रहे थे। क्या वर्ड यूज कर रहे थे? कुछ और वर्ड यूज कर रहे थे। मोशन। मोशन। मोशन गलत है, मोशन वर्ड गलत है बेटा। क्यों? मान लो मेरे पास ये रखा है, दिख रहा है, एक के ऊपर एक डब्बा रखा है। अब मैंने नीचे वाले को चलाया, ऊपर वाला अपने आप चला। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं Yes. चलो ये मिनट है, एक को चलाऊं तो ये दूसरे ऊपर वाला अपने आप चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक है या काइनेटिक है? मैं कहूंगा स्टैटिक है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही। बोलो हाँ। अब समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. स्लाइडिंग बिटवीन सरफेसेस नहीं हो रहा ना, इन दो के बीच में ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। जब नीचे वाले को चलाऊंगा तो ऊपर वाले पे स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कंडीशन जो मैं बता रहा हूं ना, मैं उसको ओवर सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। हाँ या ना? हर एक चीज को Yes, sir. अगर तुम ये कहोगे सर। सर आप तो बिल्कुल पूरा कराओ यार, तो तुम्हें तुम्हारा मानसिक विकास भी तो होना चाहिए ना समझने के लिए। हाँ या ना? जैसे Yes, sir. 2 साल पहले मैंने YouTube पे वीडियो डाला, एक भाई साहब जी आके मेरे सर पे चढ़ गए, कहते हैं सर जो आपने ये लेक्चर में डाला है ये गलत है। मैंने कहा हाँ गलत है। कहता है आपने गलत क्यों डाला? मैंने कहा IIT JEE एडवांस में ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। कहता है लेकिन ये गलत है, फिनमैन ने 1965 के लेक्चर में ये प्रूव कर दिया था कि इस सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड नहीं है। मैंने कहा आई नो, बट क्या 11th-12th वाले बच्चे के लिए ये क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही सॉल्व करना है। तुम कॉलेज के सेकंड ईयर में जाओगे तब बताएंगे कि इस सिचुएशन में वैलिड नहीं था। अब बात समझ में आई या नहीं आई? तो कल मैं ये कह दूं कि नहीं Yes, यार, sir. आई विल नॉट टीच न्यूटन लॉ बिकॉज रिलेटिविटी सेज दोज आर नॉट वैलिड, तो दैट इज बीइंग डम्ब। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आज तो तुम उसको वैलिड मान के ही सॉल्व करोगे या नहीं करोगे? Yes. 11th-12th तुम जो फिजिक्स है उसको सही मान के ही तो सॉल्व करोगे। दैट इज इन Yes. एक्सेप्शनल सिचुएशंस, जहां पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचने लगते हो, जहां पर हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। कोई मुझसे कहेगी सर वो क्यों नहीं करा रहे आप? मैं कहूंगा पहले तो बेसिक्स तो सीख ले बेटा, फिर बता देंगे कि कहां पर वैलिड नहीं है। गॉट इट और नॉट? तो ये पढ़ने Yes. का जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल। Will. और तुम्हें ये भी नहीं करना कि उठा के 4 किताबें उठा के पढ़ ली। अगर तुमने कल हीरो बने और 4 किताबें उठा के पढ़ ली तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. उसने पढ़ा किताब, अगर मैं किताब लिखूंगा तो मैं एक सिंपल वर्ड थोड़ी यूज करूंगा। उस टाइम पे तो गलत नहीं होना चाहिए, तो आई विल यूज टेक्निकल वर्ड्स। गॉट इट और नॉट? समझ Yes, में आया sir. कि नहीं आया? तो दैट इज व्हाई यू नीड अ टीचर। तो लेट अस गेट बैक टू द, लेट्स नॉट गेट ऑफ ट्रैक। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, फ्रिक्शन 2 तरह का हुआ। एक स्टैटिक फ्रिक्शन जब स्लाइडिंग टेंडेंसी है लेकिन एक्चुअल स्लाइडिंग नहीं है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब एक्चुअल स्लाइडिंग है बिटवीन सरफेसेस। हाँ या ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है,
ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब इट्स वैल्यू कैन बी वेरिएबल, इट्स वैल्यू कैन बी वेरिएबल, नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू। बच्चे कहेंगे सर ये क्या बकवास कर दिया आपने, तो बड़ा अजीब सी बात बोल दी। मैंने कहा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सिचुएशन से समझो। ये डब्बा है, मान लो ये 10 किलो का है, मान लो ये 10 किलो का है, इधर से फोर्स लगा दी 2 न्यूटन और ये स्लाइड नहीं कर रहा, इट इज नॉट स्लाइडिंग, बोलो हाँ। तो मैं ये कह दूंगा नीचे लगेगा mg 10g दैट इज 100, ऊपर लगेगा नॉर्मल, सो इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई 100, और ये चल नहीं रहा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा कौन सा, स्टैटिक, एफएस का मतलब हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन हो जानी चाहिए या नहीं। अब कोई इसमें कहे कि यार 2 न्यूटन से मैंने बढ़ा के फोर्स की वैल्यू कर दी 3 न्यूटन और अभी भी नहीं चला, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी चेंज हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 3 न्यूटन हो गई। अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 की जगह कर दी 4 न्यूटन और अभी भी नहीं चला, तो फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो गया होगा, बोलो हाँ। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब मैंने ये बोतल ली और हल्का सा 1 न्यूटन लगा दिया, नहीं चला, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, उल्टा लग रहा है 1 न्यूटन जमीन पे, हाँ या ना। 2 न्यूटन से खींचा अभी भी नहीं चला, तो फ्रिक्शन भी 2 हो गया। 3 से खींचा अभी भी नहीं चला, अबे तो फ्रिक्शन भी 3 हो गया। तो तुम ये बताओ ना, स्टैटिक की वैल्यू एक वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, बोलो हाँ। नहीं क्या बोल रहे हो, हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। मेरी वीडियो पॉज हो गई, हेलो हेलो, नो सर, सही आ रही है। सही तो आ रही है यार। गाइस मैं ये कह रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, मान लो यहां पर इनफाइनाइट इसलिए बोल रहा हूं, 3.1 भी तो हो सकता है। 3.1 हो गया तो ये फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 3.1, 3.11 हो गया तो ये भी कितना हो गया 3.11, बोलो हाँ। यस सर। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी वैल्यूज ले सकता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग and it can take infinite values, it can take infinite values, बोलो हाँ। it is Yes. self adjusting and it can take infinite values। और जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यूज, इसकी लिमिटिंग वैल्यूज होंगी। लिमिटिंग वैल्यूज का मतलब क्या है यार, अगर ये हमेशा ही बढ़ता रहे तो कभी चल पाएगी बॉडी, ये बताओ। अगर तुम कहो कि फोर्स एफ लगा रहा हूं मैं, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन, 4 की जगह 10 कर दिया तो फ्रिक्शन भी 10 हो गया। अब ऐसे ही अगर होता रहा तो कभी चलेगी क्या बॉडी, हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, कभी तो ये एक्सेलरेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलो हाँ। यस। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन एक लिमिट तक एडजस्ट करता है, फिर एडजस्ट नहीं करता, गॉट इट और नॉट। यस सर। इसका मतलब यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैन वेरी, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन वेरी between 0 to some maximum value, some maximum possible value, बोलो हाँ। that maximum possible value value of static friction is called limiting friction, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? वो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल। कितनी होती है गाइस? कितनी होती है? म्यू एस इंटू नॉर्मल। ये क्या बता दिया सर ने? मैंने कहा म्यू एस होता है कुछ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, और ये होता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेसेस। दिस इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेसेस। ओहो, अर्नव डिस्कनेक्ट हो गया भाई, पॉज कर दो भाई, रुक जाओ। सुनो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अर्नव को समझ में आ जाए तो सबको आ जाना चाहिए। अर्नव, मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक वेरी करती है, ठीक है? मतलब हमेशा थोड़ी इंफिनिटी तक थोड़ी वेरी करेगी, इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसका नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोल देते हैं उसे? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, या फिर कई बार ऐसे बोल देते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स। और म्यू एस को बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोल देते हैं गाइस? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या हो रहा है। मान लो ये जमीन है, और ये है 5 किलो। मान लो ये है 5 किलो, और इन्होंने कहा इस ब्लॉक के और जमीन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सपोज 0.6। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, between block and ground. This is coefficient of static friction between block and ground. ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मटेरियल पे। कैसे निकालते हैं पता नहीं, बस दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई मान लो 0.6 दे दिया। अब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं इसे देख के? मैं ये कह सकता हूं नीचे लगेगा mg हो गया हमारा 5g, ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? 50 न्यूटन। बोलो हाँ। अर्नव समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब मान लो कोई कहे कि व्हाट इज म्यू एस एन? म्यू एस एन कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 50, 0.6 इंटू नॉर्मल, म्यू एस एन दैट इज 0.6 इंटू 50, तो ये आ गया 30 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 30 न्यूटन। इसका मतलब अगर मैंने राइट में फोर्स लगाई 20 न्यूटन तो 30 लगेगा या 20 लगेगा? मैं कहूंगा 20 ही लगेगा ना। 20 लगेगा। अब ये बात, ये यहां पर बच्चे गलती करते हैं, 20 लगाएगी तो वो 30 लगा देते हैं। मैंने कहा ना, 30 तो मैक्सिमम पॉसिबल है। इस 20 की जगह में अगर 22 लगा दूंगा तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 22। हाँ या ना? 24 लगा दूंगा तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 24। अगर मैं 29 लगा दूंगा तो ये कितना लगेगा? 29। ये 30 लगा दूंगा तो कितना लगेगा? 30। लेकिन अगर ये वाली जो फोर्स 30 की जगह 31 लगा दूंगा तो ये 30 लगेगी। ये 30 नहीं लगेगा, अब लगेगा काइनेटिक, क्योंकि अब ये स्टैटिक और नहीं बढ़ सकता। अब समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। यस सर। बच्चों सबको समझ में आया है? 30 इज द मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। अदिति, हर्षिता, Yes, अथर्व, sir. सबको समझ में आया है? रिनव? Yes. Yes, sir. यस सर। अब समझ में आया ये लिमिटिंग का क्या लॉजिक हुआ? लिमिटिंग का मतलब है कि यार उसके उस लिमिटिंग वैल्यू और जीरो के बीच में कुछ भी ले सकता है,
जो उसको जरूरत हो, जो उसको जरूरत हो, हाँ या ना? तो हमेशा म्यूएसएन मत लेना, हमेशा म्यूएसएन मत लेना। क्या लोगे? इक्विलिब्रियम है तो स्टैटिक ले लोगे ना, क्योंकि चल तो रहा नहीं है वो। ये सबको समझ में आया नहीं आया? अब जो मैंने बकवास करी थी उसका मतलब समझ में आ रहा होगा, जो मैंने ये बोला था। अब सही समझ में आया ये मीनिंग इसका? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. सर इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग है, इसकी वैल्यू वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। किसके बीच में? एनीथिंग बिटवीन 0 and maximum. 0 to μsn, एनीथिंग बिटवीन। बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन में बता दो? वो हमेशा म्यूएसएन ले लेते हैं। बोलो हाँ। हमेशा म्यूएसएन नहीं होती है। क्या क्या ऐसे थोड़ी होगा कि राइट में फोर्स लगे 20 और लेफ्ट में फोर्स लग जाए 30? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, फिर तो टुवर्ड्स लेफ्ट ही हाँ, फिर तो पता चला जी फ्रिक्शन की तरफ भाग गया। मतलब ऐसा थोड़ी हो जाएगा यार। बोलो हाँ। यस किसी सर। को बात समझ में आई है कि Yes, sir. राइट में फोर्स लगाई और उसने कहा मैं भागा लेफ्ट में, भाड़ में जाओ? ये थोड़ी हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया यहां तक या नहीं लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया sir. अब यहां पर मैं दो चीजें बता रहा था कि स्टैटिक तो 0 से म्यूएसएन के बीच में एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट 0 to करता है। nearest. और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज सम फिक्स्ड वैल्यू। कितनी वैल्यू? सम नहीं, आई नो, ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू विच इज ऑलवेज म्यू के एन। म्यूएस को क्या बोला था मैंने? म्यूएस को क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोल देते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। किस चीज पे डिपेंड करते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गाइस? देखो वही मैं कह रहा हूं, ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ज्यादा इस पे पर्वत मत उठाना, किताब उठा के बैठ गए यार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर ने बताया नहीं क्या होता है यार, इसको पढ़ लेते हैं। अरे हमने बस इतना बताया, उतना समझो। क्या किस पे डिपेंड करते हैं गाइस ये? दीज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, दीज डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। जैसे कोई कहे प्लास्टिक है और ये लकड़ी का टेबल है, तो ये प्लास्टिक एंड लकड़ी के बीच में देयर विल बी सम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोलो हाँ। अब ये Yes. जो है, ये इसके जो नीचे है वो रबड़ का पैड है, तो ये रबड़ और लकड़ी का देयर विल बी सम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोलो हाँ। सम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। गॉट इट? Yes, sir. जैसे ये लकड़ी है और जमीन है सीमेंट, तो जमीन और जो ये टेबल है सीमेंट के बीच में देयर विल बी सम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड सम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गॉट इट और नॉट? क्या होगा गॉड नोज, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। हाँ या ना? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट। लेकिन एक चीज ट्रू होती है, एक चीज ट्रू होती है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से छोटा होता है, या कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में इक्वल भी ले लेते हैं वो। तुम तो यही मान के चलो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। यार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बॉडी को स्टार्ट करना मोशन मुश्किल है, एक बार चलने लग जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। बोलो हाँ।
Yes, sir. नहीं समझ में आया तो भी सोचो, 2 मिनट बैठ के सोचते हैं इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस एन, वो ज्यादा बड़ा होगा म्यू के एन से। बोलो हाँ। इसका मतलब एक बार मूव करने चालू कर दिया इसने, मूव करना चालू कर दिया तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो लेस हो जाएगी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। बोलो हाँ। किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. कुछ कुछ आया है, ज्यादा नहीं आया। मैं तो कह ही रहा हूं कि फ्रिक्शन थोड़ा टफ है। इधर देखो, फिर से डायग्राम बना के सोचें, फिर से डायग्राम बना के सोचें। हमने कहा ये डब्बा था, ये था 5 किलो, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया था 0.6 मान लो, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया था 0.5 मान लो। तो मैं ये कह सकता हूं नीचे लगेगा mg हो जाएगा 50, नॉर्मल हो जाएगा 50 के बराबर, नॉर्मल हो जाएगा 50 के बराबर। बोलो हाँ। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू एस एन। म्यू एस एन कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 50, वो हो गया 30। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू के एन। म्यू के एन कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 50 कितना हो गया, 25। किस किस को ये पल्ले पड़ा, हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब है क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, मान लो यहां से फोर्स लगा दी F, और ये फोर्स मान लो मेरी वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है गाइस, वेरिएबल फोर्स है। मान लो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, Time. टाइम पे डिपेंडेंट फोर्स है। कैसे डिपेंडेंट है, मान लो कैसे डिपेंडेंट है, मान लो ये डिपेंडेंट है 2t। इसका मतलब क्या हुआ, 2t का मतलब क्या हुआ, सोच के बोलना। 2t का मतलब है t0 पे फोर्स है ही नहीं। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 न्यूटन है, 1.1 सेकेंड पे 0.1 सेकेंड पे 0.2 न्यूटन है, 0.2 सेकेंड पे 0.4 न्यूटन है, हाँ या ना? 1 सेकेंड पे 2 न्यूटन है, 2 Yes. सेकेंड पे 4 न्यूटन है, 2.5 सेकेंड पे 5 न्यूटन हो गई, 3 सेकेंड पे 6 न्यूटन हो गई। बोलो हाँ। किस किस को Yes. बात समझ में आई है? दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल फोर्स ना। ऐसा फंक्शन दे दिया, ये कुछ भी हो सकता था। मैंने 2t की जगह कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, एक काम करो f को ले लो t। अब सही है, इतना न्यूटन। ये लाइफ में पहली बार देख रहे होगे ऐसी बातें जो मैं बोल रहा हूं, हाँ या ना? अरे शहीद हो गए क्या? लियांका समझ में आई ये बात या नहीं आई है? Yes, sir. मैं ये कह रहा हूं, मान लो जो फोर्स लगा दी वो टी लगा दी, तो इसका मतलब 1 सेकेंड पे कितनी हो गई, 1 न्यूटन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30 सेकेंड तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होगा? बोलो हाँ। अब बात समझ में आई या नहीं आई? भाई अगर मैं चार्ट बना लूं बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और F इक्वल टू एफ एस के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ। कब तक, मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे है, तो F की वैल्यू भी 0 होगी और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। 1 सेकेंड पे ये 1 न्यूटन हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 2 पे ये 2 न्यूटन हो जाएगा, ये भी 2 न्यूटन हो जाएगा। ये कहानी कब तक चलेगी, 30 सेकेंड पे ये 30 न्यूटन हो जाएगा, ये भी 30 न्यूटन हो जाएगा। 29 सेकेंड पे ये 29 न्यूटन रहा होगा, ये भी 29 न्यूटन रहा होगा। बोलो हाँ। 30 के बाद क्या होगा, 31 सेकेंड पे F तो हो जाएगा 31, और ये 31 थोड़ी हो पाएगा क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू ही 30 है। तो 31 पे फ्रिक्शन हो जाएगा 25। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझ में Yes, आया? sir. आगे समझ। यहां तक तो स्टैटिक लग रहा था, यहां तक तो स्टैटिक लग रहा था। इस इंस्टेंट पे स्टैटिक वेरी करते करते क्या बन गया, Kinetic.
नहीं नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल पे आ गया, 30 सेकंड पे मैक्सिमम पॉसिबल पे आ गया, इस कोने पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे, और अब काइनेटिक हो गया। और अब ये काइनेटिक जब हुआ, इज इट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन? इज दिस इक्विलिब्रियम? नो, No, sir. दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम पूरा समझ नहीं सकते, क्योंकि अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, एफ नेट 0 लगेगा या एफ नेट इक्वल टू एम ए लगेगा? MA. एम ए लगेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि 31 सेकंड पे ये स्लाइड मारना चालू करेगा, 30 के जस्ट बाद कर देगा, 30.1 पे भी कर देगा, बोलो हाँ। 31 छोड़ो, ये 30.1 पे नहीं कर देगा, 30.1 पे ये 30.1 हो गया, और ये कितना हो गया 25, 31 पे ये 31 हो गया, ये अभी भी 25 रहेगा, 32 सेकंड पे ये 32 हो गया, ये अभी भी 25 रहेगा। अब समझ में आया, काइनेटिक विल बी नॉट वेरिएबल, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये बात बोली थी नहीं बोली थी मैंने कि काइनेटिक वाला Yes, sir. Yes. फिक्स्ड वैल्यू पे आ जाता है, फिर अब चेंज नहीं करता ये। अब हजम हुआ या नहीं हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. कॉन्फिडेंस आया? Yes, sir. हाँ, sir. कॉन्फिडेंस आया है? Yes, sir. लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। क्या लिखोगे इसमें वैसे, ये बताओ। Sir. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम ये कह रहे हैं कि सपोज करो जैसे ये बॉडी है और इधर से फोर्स लगा दी F इक्वल टू सपोज F इक्वल टू सपोज 3T, और ये बॉडी का मास बोल दिया सपोज 10 किलो, हाँ या ना, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया सपोज 0.6 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया सपोज 0.4, तो क्या होगा? तो मैं ये कहूंगा इसमें नीचे लग रहा है 10G 100, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और जब ये स्लाइड करने वाला होगा तब हो जाएगा 0.6 इंटू नॉर्मल, तो दैट विल बी 0.6 इंटू 100, तो हो गया 60। इसका मतलब ये 3T की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 60। तो 3T इज 60, तो T इक्वल टू 20 सेकंड तक T की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20 सेकंड तक it will not move, it will not move, acceleration will be 0 and static friction will be equal to 3T, हाँ या ना? तो मतलब T इक्वल टू मान लो कोई कह दे 5 सेकंड पे क्या होगा, तो मैं कहूंगा भैया स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 15 न्यूटन। T इक्वल टू 10 सेकंड पे क्या हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा क्या बोलते हैं 10 3 30 न्यूटन। बोलो हाँ, बात समझ में आई या नहीं आई? 0 से Yes, sir. 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक ये नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर T ग्रेटर देन 20 सेकंड, आफ्टर T ग्रेटर देन 20 सेकंड इधर की तरफ फोर्स लगेगा 3T, नीचे लगेगा 100, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। वो हमेशा कितना होगा? 0.4 इंटू 100, ये हो जाएगा 40, और ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा A से। बोलो हाँ। ये मैं कराना नहीं सिखा रहा अभी, किस किस को मेरी बात समझ में आई है? लेकिन एवरीबडी आगे Yes. समझ। Yes. पक्का ना? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या टफ था यार, हाँ या ना? आया सबको समझ में? Yes, नहीं आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
तो अगर राइट साइड में जैसे दो फोर्स लग रहे हैं जो सब पुल कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी दोनों के बराबर लगेगा। ओए दो कहाँ लग रहे हैं? नहीं, अगर दो फोर्स लग रहे हैं जहां आपने हाँ। F = 3T लगा है। अच्छा ओ, वो तो फ्री बॉडी डायग्राम पे डिपेंडेंट है यार। अगर कल तुम क्वेश्चन में ये कह दो कि भाई इधर लग रहा है, इसी क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है मान लो 0.6, और इधर कह रहा है कोई 10 न्यूटन लग रहा है और कोई कह रहा है यहाँ पर 5 न्यूटन लग रहा है, तो मैं कहूंगा भैया इधर इधर स्टैटिक मान लो और स्टैटिक होना चाहिए 15। अब कोई कहेगा यार चेक, पता कैसे चलेगा कि 15 हो सकता है नहीं हो सकता? मैंने कहा चेक करो कि नीचे लग रहा है 10 kg का ब्लॉक था ये, तो नीचे लग रहा था 100, ऊपर लग रहा था नॉर्मल, तो मैंने कहा 100 इंटू 0.6, ये हो गया म्यूएस नॉर्मल। तो मैंने कहा म्यूएस नॉर्मल मैक्सिमम हो सकता है 60, तो 15 तो हो सकता है ना, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज 15। बोलो हाँ। एंड एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके सर। अब कोई ये क्वेश्चन, यही दोबारा क्वेश्चन देता, कोई इधर कहता इधर लग रहा है यार, एक लग रहा है 40 और एक लग रहा है 25, और मैंने कहा फिर इधर मान लिया स्टैटिक, तो इसका मतलब स्टैटिक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 65। 64. और फिर मैंने कहा रुक जा, मैक्सिमम वैल्यू ही 60 हो सकता है, तो दैट इज दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिक लगेगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, इधर लगेगा 40, इधर लगेगा 25 और इधर लगेगा म्यू के एन, और इधर एक्सेलरेशन हो जाएगी ए। बोलो हाँ। यस सर। अब अच्छे से समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. आसान नहीं है ये, तुम्हें दिखाई दे रहा है आसान नहीं है, इसमें दिमाग लग रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? और अगर सर फोर्सेस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स बस सब्ट्रैक्ट करके। अरे तो इक्विलिब्रियम में जो करते थे Yes, लेफ्ट sir. की तरफ इक्वल टू राइट की तरफ, वैसे करोगे ना। यस। अब कल तुम ये कह दो कि भाई ये डब्बा यहाँ पे रख दिया हमने, ये डब्बा यहाँ पे रख दिया, इधर लगा दिया 20 न्यूटन, इधर लगा दिया 5 न्यूटन, तो मैं कहूँगा टेंडेंसी होगी इधर जाने की, क्योंकि 20 हमारा 5 से बड़ा है, तो स्टैटिक लगेगा इधर, और मैंने मान लिया एक्सेलरेशन 0 है, तो स्टैटिक प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 20। अब तुम कहोगे इसका मतलब स्टैटिक की वैल्यू आनी चाहिए 15। मैंने तो सॉल्व कर दिया, अब चेक क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि स्टैटिक की वैल्यू म्यू एस एन से कम है कि नहीं है, से कम है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि गलती से स्टैटिक की वैल्यू म्यू एस एन से बड़ी हो गई तो पॉसिबल ही नहीं है ना। किस किस को बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ आ गई सर। यस। बच्चों किसी को हल्का सा भी डाउट है ना तो पूछ लो, मैंने कितना सिंपलीफाई करके समझाया मुझे पता है, हाँ या ना? यस सर। अब अगर कोई Yes, sir. डाउट है तो अभी पूछ लो। श्रेया? Sir, आ गया समझ में. गुड, ठीक है, तो चलो जरा एक तो क्वेश्चन देख लें। भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 Newton is lying on a horizontal surface, is pulled by force acting at angle 30 with the horizontal. For what value of F will it begin to move? यार पहली बात तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, और मान लो दो वैल्यू दी होती, म्यू एस दिया होता, म्यू के दिया होता कुछ। बिगिन टू मूव का मतलब क्या हुआ? चलने वाला है, चलने वाला है तो कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए? चलने वाला है, कितना एफ लगाऊं कि चलना शुरू करवा दूं? तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन में तो चलने वाला का क्या मतलब हुआ? चलने वाला है तो पीछे की तरफ क्या होना चाहिए? लिमिटिंग। इसका मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, इतना डायग्राम दे दिया और ये वैल्यू दे दी, चलने वाला है, चलने वाला का मतलब हो गया यहाँ पे लग जाना चाहिए नॉर्मल, कितना हो गया 100 इंटू 0.6, तो चलने वाला है तो 60 न्यूटन लगाना पड़ेगा इधर की तरफ कि चलने वाला हो, हाँ या ना? Yes. Yes. 60.0000000000001 भी लगा दूंगा ना तो चल जाएगा। बोलो हाँ। तो यस सर। चलने वाले के लिए कितनी कम से कम वैल्यू लगानी चाहिए? 60।
काइनेटिक नहीं लगाऊंगा, क्या लूंगा, लिमिटिंग लूंगा ना, कि इतनी से ऊपर करने पे चलेगा, चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बोलो हाँ, लेकिन चल मोशन शुरू करने के लिए कितना चाहिए, 60 न्यूटन, बोलो हाँ। यस सर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, जो ये क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि किस वैल्यू ऑफ एफ पे ये चलना शुरू करेगा। तो मैंने कहा भैया शुरू करेगा मतलब ऐसे लो, ऐसे लगा दिया एफ एट 30, नीचे लगेगा mg 100, ऊपर लगेगा नॉर्मल, इधर लग जाना चाहिए म्यू एस नॉर्मल, और एक्सेलरेशन अभी भी 0 है। तो हमने कहा 2 एक्सिस चूज कर लो, 2 एक्सिस चूज करोगे तो क्या करेंगे, f को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इधर हो जाएगा f cos 30, इधर हो जाएगा f sin 30, बोलो हाँ। यस सर। तो f cos 30 हो जाना चाहिए 0.25 n के बराबर, बोलो हाँ, और f sin 30 प्लस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 100। अब नॉर्मल की वैल्यू तुम्हें यहां से लिखनी पड़ेगी, नॉर्मल इक्वल टू mg नहीं है ना इस केस में, f sin 30 भी तो है। समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्मल को एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल को लिख दो f cos 30 बाई 0.25, बोलो हाँ, और इस n को यहां डाल दो, तो ये आ गया f sin 30 प्लस f cos 30 डिवाइडेड बाय 0.25 इक्वल टू 100। f कितना आ गया, f आ गया 1/2 प्लस 4 √3/2, ये 4 इससे कर दिया 0.25 से, इज 100। तो ये आ गया तुम्हारा 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4√3, इतना न्यूटन। किस किस को समझ में आया गाइस, ये तो आगे का तो कैलकुलेशन करी है, नॉर्मल फोर्स निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी गाइस, हाँ ना में जवाब देते हैं।